हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स के बारे में। हमने कहा था कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन की 5 टेक्निक्स हैं: एड्जॉर्प्शन, एनकैप्सुलेशन, एंट्रैपमेंट, कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड द क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, उसमें आज के वीडियो में हम अलग अलग जो मेथड्स हैं उनके बारे में, जो है उनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या ऐसा जो फैक्टर्स हैं जो कि इसमें रिक्वायर्ड हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन है, जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन टेक्निक है वो उसके अंदर एड्जॉर्प्शन जो कह सकते हैं वो एक सिंपलेस्ट मेथड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो सरफेस है, जैसे ये आपका इनर्ट सरफेस है, इनर्ट सरफेस पे या इनर्ट सपोर्ट पे जो आपका एंजाइम है उसे हम कुछ सिंपल फोर्सेस के थ्रू एड्जॉर्ब करा रहे हैं। एड्जॉर्ब मतलब कि उसको सरफेस पे, एड्जॉर्प्शन अगर आपने पढ़ा हो तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है। तो वो उसके ऊपर, जैसे मैं यहाँ पर ये है इसके ऊपर मैं आपको ये कहूँ कि ये ऐसा ये ब्लैक मैंने कर दिया, तो ये यहाँ पर मैंने एंजाइम को सुपरफिशियली एड्जॉर्ब करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम कर सकते हैं कि ये एक सिंपल मेथड है। ठीक है, और ये एक फिजिकल बाइंडिंग मेथड है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। जो बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली वॉन डेर वाल्स फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इनर्ट सपोर्ट है, इनर्ट सपोर्ट जिसे हमने कैरियर मैट्रिक्सेस भी कहा था, वो 2 तरीके का हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक है उनमें एल्यूमिना, सिलिका जेल, कैल्शियम फॉस्फेट और ग्लास। ऑर्गेनिक जो होते हैं जैसे स्टार्च, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, डाइइथाइल एसीटेट, ठीक है, और ये सेलुलोज, DEAE सेलुलोज और DEA सिफिडेक्स, ये मेन जो ऑर्गेनिक मटेरियल हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो देखिए ये आपका सपोर्ट है, इनर्ट सपोर्ट मटेरियल है, ये आपका इनर्ट सपोर्ट है। और यहाँ पर ये आपका सुपरफिशियली ये आपका एंजाइम, यहाँ आपका ये ठीक है, तो ये आपका एंजाइम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्सेस होंगे ये आपका इनर्ट सपोर्ट, ठीक है, इनर्ट सपोर्ट, और ये हो गया आपका एंजाइम। ठीक है, और एंजाइम यहाँ पर जो होगा वो उस इनर्ट सपोर्ट से वॉन डेर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस के थ्रू अटैच्ड होगा। यहाँ पर इसकी जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस ये है कि ये एक बहुत अच्छा इजी मेथड है, कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है और सिंपल मेथड है। लेकिन यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, यहाँ पर हमने कहा है कि जो फोर्सेस हैं जो कि इनर्ट सपोर्ट से इसको अटैच करके रखता है, जैसे हमने कहा कि ये इससे अटैच है, लेकिन ये जो अटैचमेंट है ये लूज अटैचमेंट होता है जिससे एंजाइम लीकेज होने के चांसेस, यानी वो उस मैट्रिसेस को छोड़ के जो है मतलब कि उस सरफेस से बहुत जल्दी रिलीज हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं एंजाइम का लीक होना। ठीक है, तो वहाँ पर एंजाइम लीकेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा जो एड्जॉर्ब एंजाइम है, वहाँ पर एड्जॉर्ब एंजाइम को कई बार कैसा होता है कि रिएक्शन का pH, टेम्परेचर और वहाँ पर जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो सब कहीं ना कहीं उस सरफेस से उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो एंजाइम है वो इजीली रिमूव हो जाता है और उसकी वजह से रिएक्शन में इंटरप्शन डेवलप होता है। तो आपका जो एड्जॉर्प्शन मेथड है वो सिंपलेस्ट है, फिजिकल बाइंडिंग इसके अंदर होती है, और फिजिकल बाइंडिंग में 2 तरीके के फोर्सेस यानी हाइड्रोजन बॉन्ड और आपका वॉन डेर वाल्स फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। जो आपका सपोर्ट मटेरियल है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक में आप स्टार्च याद रख लीजिए और DEA सिफिडेक्स और सेलुलोज याद रख लीजिए, और जो इनऑर्गेनिक है उसके अंदर एल्यूमिना, सिलिका जेल, कैल्शियम फॉस्फेट या ग्लास। ठीक है, और इसके जो एडवांटेजेस हैं, एक तो इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है और सिंपल है, लेकिन जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि जो एंजाइम लीकेज है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा एंजाइम अगर लीकेज यानी कि टेम्परेचर की वजह से एंजाइम सरफेस को छोड़ भी बहुत जल्दी सकता है, और जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो इंटरप्ट हो सकती है। तो यहाँ पर एड्जॉर्प्शन को हम कंप्लीट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ द एंट्रैपमेंट।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं एंट्रैपमेंट की। एंट्रैपमेंट वर्ड क्या कहता है? एंट्रैपमेंट मतलब कि कोई चीज़ किसी के अंदर ट्रैप हो गई है। जैसे यहाँ पर ये मेरी फिंगर यहाँ पर इस मुट्ठी के अंदर ट्रैप हो गई है। तो इसी तरीके से जो एंजाइम होता है, यानी कि जो एंजाइमेटिक बॉडी है, वो किसी सरफेस के अंदर ट्रैप हो जाती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं एंट्रैपमेंट मेथड। ठीक है, एंट्रैपमेंट मेथड के अंदर बेसिकली हम कोई इनर्ट सपोर्ट लेते हैं। सपोर्ट तो हम इनर्ट ही ले रहे हैं। तो एंजाइम्स आर एंट्रैप्ड, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंजाइम्स आर एंट्रैप्ड इन ए सपोर्ट इनसाइड ए फाइबर और पॉलीमर। ठीक है, या पॉलीमर मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई किसी पॉलीमर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा एंजाइम है वो अंदर एंट्रैप्ड हो गया है। The size of the matrix's pores are such that the enzymes retain while substrate and products are passed through। यानी कि जो हमारा जो मेम्ब्रेन है उसकी साइज इस तरीके से होनी चाहिए कि उस मेम्ब्रेन के अंदर से एंजाइम तो बाहर नहीं निकले, लेकिन जो प्रोडक्ट है, जैसे ये समझिए कि ये हमारा पूरा का पूरा एंजाइम है। ठीक है, अब ये हमारा जैसे ये हिस्सा है, ये एंजाइम है। अब इस एंजाइम से इस मेम्ब्रेन से प्रोडक्ट तो बाहर आ जाए, लेकिन जो है एंजाइम बाहर ना आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन का पोर साइज है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि वो जो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन का एंट्रैपमेंट जो हमने क्रिएट किया है उससे एंजाइम बाहर नहीं आए। क्यों? अगर एंजाइम लीक हो जाएगा तो इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। जैसे अगर आप इसको समझें तो जैसे छन्नी होती है, आप चाय छानते हैं तो छन्नी का पोर साइज इस तरीके से होना चाहिए कि चाय तो बाहर आ जाए लेकिन चाय पत्ती बाहर ना आ पाए। ठीक है, तो सेम वही मेथड है कि वहाँ पर हमने चाय को बाहर निकाल लिया है लेकिन चाय पत्ती वहीं रिटेन होके रह गई है। तो सेम वही केस है कि यहाँ पर जो साइज है वो इस तरीके से होना चाहिए, पोर साइज, कि यहाँ पर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट बाहर नहीं आ पाए। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जो है वो बाहर नहीं आ पाए। ठीक है, जो एंट्रैपिंग मेथड्स हैं वो आपके किस किस तरीके से किए जाते हैं? पहला जो मेथड है, एक तो जेल के अंदर एंजाइम्स इंक्लूजन्स इन जेल, दूसरा फाइबर और तीसरा माइक्रो कैप्सूल्स। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ कि जो हमारे पास जो एंट्रैपमेंट के लिए जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, ये भी एक चीज़ है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस यूज्ड इन एंट्रैपमेंट, मैट्रिसेस यूज्ड इन एंट्रैपमेंट, तो ये कौन कौन सा प्रोसेस है, ये कौन कौन से एंट्रैपमेंट, एक मिनट, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, आपका जैसे वो हो सकता है सेलुलोज, आपका जो है सेलुलोज, उसके बाद आपका रबर है ना, रबर भी इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ग्लास यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका ये थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टार्च जो है CGS है ना। उसके बाद पॉलीएक्राइलेमाइड जेल भी हम यूज़ कर सकते हैं, पॉलीएक्राइलेमाइड जेल। ठीक है, पॉलीएक्राइलेमाइड जेल। ठीक है, इसके अलावा सिलिकॉन ये यूज़ कर सकते हैं। तो ग्लूकोज, रबर, ग्लास, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं किसमें? जो मैट्रिसेस है, सेलुलोज, रबर, ग्लास, सिलिकॉन, स्टार्च, पॉलीएक्राइलेमाइड जेल, ये सब जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और जिलेटिन है ना, जिलेटिन। ठीक है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन से मेथड हैं जो हम कह सकते हैं कि एंट्रैपिंग में यूज़ करते हैं, या एंट्रैपिंग के अंदर हम 3 बेसिकली मेथड्स लगाते हैं। सबसे पहला जेल, कोई भी जो जेल होता है, जेली आपने देखा है, जेली टॉफ़ीज़ टाइप का आता है जेली, तो अगर उस टॉफ़ी के अंदर हमने कोई एक, जैसे इसको ऐसा समझिए कि जेली जैसा जो टॉफ़ी रहता है उसके अंदर आपने जो है अलसी का दाना या आपने जीरा रख दिया, जीरा या सौंफ रख दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक तरह का एंट्रैपमेंट मेथड हो गया। तो वो जो जेल जैसे स्ट्रक्चर में अगर अपन ने किया है तो वो आपका एंट्रैपिंग मेथड इन जेल हो जाएगा।
ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जेल जैसी स्ट्रक्चर जो होती है वो उस तरीके, जैसे जिलेटिन जो जनरली इसमें हम जिलेटिन यूज़ करते हैं, जैसे इसके अलावा पॉलीएक्रेलामाइड जेल और पॉलीविनाइल अल्कोहल जेल यूज़ किया जाता है और उसके अंदर हम एंट्रैपिंग करते हैं, वो जेल जैसे स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके अलावा फाइबर्स में हम जो है फाइबर टाइप मैट्रिक्सेस में यूज़ करते हैं, यानी जैसे चटाई वगैरह होता है ना, चटाई के ऐसे चटाई का एक पूरा का पूरा कोटिंग बना दी और फिर हम उसके अंदर जो है कोई भी हमारा एंजाइम एंट्रैप कर रहे हैं, तो इसके अंदर फाइबर जो है सेलुलोज लाइक भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो कैप्सूल्स जो होते हैं, पहले अच्छा इसके ऊपर एक डायग्राम बना दें, जैसे आपके जेल के अंदर इस तरीके से जैसे जेल जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, तो इनके अंदर आपका ये आपका ये आपका एंजाइम एंट्रैप कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जो आपके फाइबर्स हैं, फाइबर्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, ये फाइबर के अंदर आपका इस तरीके से एंट्रैपमेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा माइक्रो कैप्सूल्स के अंदर क्या होता है, माइक्रो कैप्सूल्स के अंदर एंजाइम्स जो होते हैं वो माइक्रो कैप्सूल्स, इसको ऐसा देखिए कि अगर आप कोई कैप्सूल है, कैप्सूल को अगर आप तोड़ें या उसको उसके कैप्स को हटाएं तो उसमें बहुत छोटे छोटे से आपको गोलियां मिलेंगी, ठीक है, तो वो भी अपन इस तरीके से बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड करना। तो एनकैप्सुलेटेड के अंदर हमको जो पॉलीअमीन्स हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा पॉलीबेसिक एसिड क्लोराइड्स भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम एनकैप्सुलेशन कर सकें, और इस तरीके से एनकैप्सुलेशन करके हम उसमें ऐसा छोटे छोटे एंजाइम्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एनकैप्सुलेशन मेथड है वो हमें थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ना है। यही वाला जो मेथड है माइक्रो कैप्सुलेशन, वो थर्ड मेथड बनता है, दैट इज द एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन एक तरीके का एंट्रैपमेंट मेथड ही है, तो यहाँ पर जो है आपको इसको हमें थर्ड मेथड में भी पढ़ना है। लेकिन अभी हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बेसिकली एडवांटेजेस होती हैं। तो यहाँ पर ये मटेरियल जो आपका एंट्रैपमेंट मेथड है, ठीक है, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म अगर आप याद करना चाहें तो इसका शॉर्ट फॉर्म है CGS। जनरली 3 आप याद रख लें, C से सेलुलोज, G से जिलेटिन, S से स्टार्च, ठीक है, और आपका जो हो जाएगा आपका फिर G से जेल यानी पॉलीएक्रेलामाइड जेल, फिर एक और बार CGS कर लेंगे तो ये आपका CGS, तो ये आपका हो गया सेलुलोज, G से जिलेटिन, S से सिलिकॉन, ठीक है। अब उसके बाद और S से स्टार्च भी हो जाएगा आपका, तो जनरली अगर आप 3 याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या इसके एडवांटेजेस, और तो ये थर्ड मेथड जो है ये हमें पूरा पढ़ना है अभी, है ना, वो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर इसके जो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहले एडवांटेजेस देखो, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये अच्छे, इसकी जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो इट हैज़ द गुड, इट हैज़ हाई बेटर मैकेनिकल स्टेबिलिटी, इसको हम बोल सकते हैं बेटर मैकेनिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी नॉर्मल होती है, मतलब कि अच्छी होती है। दूसरा ये कह सकते हैं कि जनरली इस प्रोसेस में एंजाइम का डीनेचुरेशन कम होता है, तो डीनेचुरेशन इज़ अवॉइडेड, इसमें डीनेचुरेशन जो है अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, ठीक। इसका जो अगर हम ये कहें कि दूसरा जो है एडवांटेजेस के अलावा अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। इसमें डिसएडवांटेजेस में ये है कि एंजाइम के लीकेज होने का दिक्कत रहती है कई बार, कि जो है पोर साइज में अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आ गया है तो वहाँ पर एंजाइम लीकेज होने का मतलब कि पॉसिबिलिटी बन जाती है, चांसेस ऑफ एंजाइम लीकेज, चांसेस ऑफ एंजाइम लीकेज, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कई बार जो है एंजाइम्स के डीएक्टिवेशंस भी हो जाता है, डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स,
और इस प्रोसेस में क्या होता है, एंजाइम लोडिंग कैपेसिटी बहुत कम होता है, यानी कि एंजाइम लोड जो हम कर रहे हैं उस जेल के अंदर या उस फाइबर के अंदर वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि लो लोडिंग कैपेसिटी, लो, और मतलब जितना रिक्वायरमेंट होता है उससे कम ही लोड हो पाता है एंजाइम, लो लोडिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा एनट्रैपमेंट हो गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं एनकैप्सुलेशन की। चलिए बात कर लेते हैं हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन की। हमने अभी बताया था कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन एंट्रैपमेंट का ही एक मेथड है, जिसके अंदर हम जो हमारा एंजाइम है उसे कैप्सूल फॉर्म के अंदर, यानी कि इस तरीके का जो कैप्सूल होता है उसके अंदर एंट्रैप करते हैं। ठीक है, कैप्सूल के अंदर हम उसे एंट्रैप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंट्रैपमेंट है वो स्फेरिकल पार्टिकल्स में, क्योंकि जो कैप्सूल बनते हैं वो स्फेरिकल पार्टिकल, ऐसे गोल गोल पार्टिकल्स के फॉर्म में गोल गोल पार्टिकल्स जो होते हैं वो किए जाते हैं। स्फेरिकल पार्टिकल फॉर्मेशन किया जाता है वेयर इन ए लिक्विड और सस्पेंशन इज एनक्लोज्ड, यानी कि उस स्फेरिकल पार्टिकल के अंदर लिक्विड और जो सस्पेंशन मटेरियल है उसे हम एंट्रैप करते हैं, या उसके अंदर हम लिक्विड या सस्पेंडेड यानी कि सस्पेंशन फॉर्म में कोई भी एंजाइम जो है वो एनक्लोज करते हैं। और यहाँ पर जो आपका माइक्रो एनकैप्सुलेशन के अंदर जो यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टाइप का मटेरियल यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन होती है वो जनरली या तो पॉलीमेरिक होती है, पॉलीमेरिक मतलब कि या तो सेलुलोज की बनी हुई होगी या जिलेटिन की बनी हुई होगी, या इसके अलावा लिपिड नेचर की जनरली हम मेम्ब्रेन प्रेफर करते हैं। इसके अलावा लिपोप्रोटीन्स, यानी कि ऐसी ये कह सकते हैं कि ऐसा केमिकल जो कि ऐसे कैप्सूल जो कि लिपिड और प्रोटीन दोनों ही नेचर को कंटेन करता है, रिटेन करता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ जो है कि जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन है वो किसका मेथड है, एंट्रैपमेंट का ही मेथड है। हम बता चुके हैं कि ये किसका मेथड है, एक तरीके का एंट्रैपमेंट का ही मेथड है। और यहाँ पर जो पोर साइज है वो इसी तरीके से होगी कि जो एंजाइम है वो तो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन रिएक्टेंट, यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो आराम से बाहर जा सकते हैं, यानी कि उस मेम्ब्रेन को एनक्लोज कर सकते हैं। तो जैसे हमने एडवांटेजेस, जो हमने एंट्रैपमेंट मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कही हैं, सेम वही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसकी होती हैं, आपके माइक्रो एनकैप्सुलेशन मेथड की। अब हम फटाफट से स्टडी कर लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग और क्रॉस लिंकिंग मेथड की। अब हम बात कर लेते हैं कोवेलेंट बाइंडिंग की। कोवेलेंट बाइंडिंग एक तरीके का केमिकल बाइंडिंग मेथड है, क्योंकि जो है इसमें स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर हमारा इनर्ट सपोर्ट पे एंजाइम का अटैचमेंट डिपेंड करता है। यहाँ पर जो केमिकल एंजाइम के जो केमिकल ग्रुप्स हैं, इसके अलावा जो सपोर्ट के जो केमिकल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर आपको पता है, अगर आपने 11th-12th में केमिस्ट्री में पढ़ा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सपोर्ट मटेरियल है उसके और एंजाइम्स के बीच में, ये जो सपोर्ट मटेरियल, जैसे ये सपोर्ट मटेरियल है और उसके बीच और में यहाँ पर क्या हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट मटेरियल और ये एंजाइम है। ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं इन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में, वो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, जनरली आपका जैसे अमीनो ग्रुप है, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, सल्फा हाइड्राइल ग्रुप यानी एसएच ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, थायोल ग्रुप यानी सल्फर ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, इमिडाजोल पार्टिसिपेट करता है, इंडोल पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोक्साइल पार्टिसिपेट करता है, और इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें जो इनर्ट सपोर्ट मटेरियल है, जो मैट्रिसेस है, वो कौन कौन से होते हैं, जैसे एगोरोज है, सेलुलोज है, आपका पॉलीएक्राइलेमाइड है और आपका सिफेरोज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एंजाइम है वो ये जैसे ये आपका सपोर्ट मटेरियल है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये मटेरियल हो गया, एम से मटेरियल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका जो एंजाइम है वो इस तरीके से आपका यहाँ पर एंजाइम को आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कोवेलेंट बाइंडिंग। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका कोवेलेंट बाइंडिंग मेथड है, इसमें
किसी भी सपोर्ट मटेरियल पे आपका एंजाइम अटैच करने से पहले हम उसे उस सरफेस को एक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर जो अटैचमेंट है, द बाइंडिंग प्रोसीजर ऑफ एंजाइम टू द सॉलिड सपोर्ट जनरली गोज थ्रू द 2 स्टेजेस। मतलब कि यहाँ पर एंजाइम का सपोर्ट से अटैचमेंट 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट, इस सपोर्ट मटेरियल का एक्टिवेशन करना, एक्टिवेशन ऑफ सरफेस यूजिंग लिंकर लाइक ग्लूटाराल्डिहाइड और कार्बेमिमाइड। यानी कि यहाँ पर जो आपका इनर्ट सरफेस है, यानी कि जो आपका इनर्ट सरफेस है उसका पहले आप एक्टिवेशन करेंगे। और एक्टिवेशन के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर ये सपोर्ट मटेरियल है, ठीक है, सबसे पहले इसका एक्टिवेशन कैसे किया जाता है, जो लिंकर्स होते हैं जैसे ग्लूटाराल्डिहाइड है, वो स्पेसिफिक ग्लूटाराल्डिहाइड उस मटेरियल्स को अटैच कर लेते हैं। जैसे ये ग्लूटाराल्डिहाइड अटैच हो गया, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके लिंकर्स। अब ये आपका या लिंकर्स बोलते हैं जिसमें ग्लूटाराल्डिहाइड या कार्बेमिमाइड जो है उस तरह के केमिकल्स हैं। इसके बाद जब यहाँ पर हमारा एंजाइम आता है वो इस एक्टिवेटेड सरफेस से अटैच हो जाता है। यहाँ पर अब हमारा जो एंजाइम है वो इस एक्टिवेटेड सरफेस से अटैच हो जाएगा, ठीक है, उस एक्टिवेटेड सरफेस से हमारा एंजाइम अटैच हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है उसमें पहले सरफेस का एक्टिवेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाराल्डिहाइड या कार्बेमिमाइड, और उसके बाद एक्टिवेशन के बाद फिर फाइनली आपका एंजाइम यहाँ पर अटैच होता है। यहाँ पर जो एक्टिवेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लिंकर्स, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इनके आपके जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है इसकी एडवांटेजेस की। जो एडवांटेजेस होता है, सबसे पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे, या यहीं पे हम एडवांटेजेस बात कर लेते हैं। जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस क्या होती हैं कि ये जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्डिंग है ये एक तरह का स्ट्रांग बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक स्ट्रांग बॉन्डिंग, ठीक है। सेकंड, यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो लीकेज है उसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। लिटिल लीकेज इसको हम बोलते हैं, लीकेज होता ही नहीं है, और अगर होता है तो बहुत कम होता है, ठीक है। जो यहाँ पर एंजाइम जब सपोर्ट पे अटैच होता है तो वो काफ़ी यूनिफॉर्मिटीली होता है, मतलब एक जैसा अटैच होता है। ऐसा नहीं कि ये जो सपोर्ट मटेरियल है यहाँ हो गया यहाँ नहीं हुआ, तो एक पूरी यूनिफॉर्मिटीली होता है। तो इसको हम बोलते हैं हाई यूनिफॉर्मिटी, हाई यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। इसके अलावा जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हम बात कर लेते हैं कि कई बार इसमें रिस्क रहता है कि एंजाइम डीनेचर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है ना, डिसएडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पर रिस्क रहता है हाई रिस्क ऑफ एंजाइम डीनेचुरेशन, हाई रिस्क ऑफ एंजाइम डीनेचुरेशन, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर लोडिंग करने के लिए हमने कहा है एक्टिवेशन ज़रूरी है, यानी कि जो सरफेस है उसका पहले एक्टिवेशन होना ज़रूरी है, तो उनको हम बोलते हैं लिंकर्स बोलते हैं। इसके अलावा बायो रिएजेंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ बायो रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये बोल सकते हैं कि ह्यूज अमाउंट ऑफ बायो रिएजेंट्स are required to load very less of enzyme, यानी कि एंजाइम का अमाउंट बहुत कम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बायो रिएजेंट्स की ज़रूरत होती है और उसमें भी जो एंजाइम लोड होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कोवैलेंट बॉन्डिंग खत्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट मेथड की, दैट इज़ अ क्रॉस लिंकिंग मेथड। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट मेथड, दैट इज़ द क्रॉस लिंकिंग मेथड। क्रॉस लिंकिंग मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें कोई सपोर्ट मटेरियल नहीं चाहिए। इसमें हमें एक पॉलीफंक्शनल रिएजेंट चाहिए जिससे हमारा एंजाइम लिंक्ड हो जाए। जैसे सपोज दैट, जैसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस द मल्टीफंक्शनल रिएजेंट, जिसे हम लिंकर कहते हैं, आर कनेक्टेड विद द एंजाइम मॉलिक्यूल। इन दिस सॉलिड सपोर्ट इज एब्सेंट, सॉलिड सपोर्ट नहीं चाहिए हमें। यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग में
3D लिंक्ड एग्रीगेट फॉर्म होता है। जैसे सपोज दैट कि इसको हम ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर ये आपका एक पॉलीफंक्शनल रिएजेंट है, ठीक है। ऐसे आपने 2 से 3 पॉलीफंक्शनल रिएजेंट ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पॉलीफंक्शनल रिएजेंट है, इनके बीच में आपने किसको ट्रैप कर दिया है, आपके एंजाइम को। जैसे यहाँ पर ये एंजाइम है, इसको मैं ब्लैक कलर से बनाती हूँ, ये दूसरा कलर है। यहाँ पर सपोज जैसा आपका एंजाइम मॉलिक्यूल है, तो एंजाइम मॉलिक्यूल से यहाँ पर इसके बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का 3D लिंक्ड जो है एग्रीगेट, यानी कि पूरा एग्रीगेट फॉर्म हो जाता है। ये ऐसा, इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चों ने एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़, एक ने एक का हाथ पकड़ते हुए गोला बना लिया है, और उसके बीच में एक एंजाइम है, और ऐसा समझिए कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके बहुत सारे, या एक कपड़े का ढेर कर लिया है, ऐसा समझ लीजिए उस कपड़े की जो है एक गोला है जिसमें बहुत सारी रस्सियाँ हैं, और उस रस्सी को सब बच्चों ने अपने अपने बांध लिया है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यानी समझ रहे हैं आप उस चीज़ को कि जैसे एक बीच में एक रस्सी है, ठीक है, एक रस्सी का गोला है जिसमें से एक गोला है जिसमें बहुत सारी रस्सियाँ निकली हैं, और वो रस्सियाँ जो है जो गोल बच्चों ने एक पूरा गोला बनाया है, उन बच्चों ने अपने अपने पेट पे या अपने अपने हाथ से बांध लिया है, ठीक है। तो वो क्या होगा, उस गोले को आप अज्यूम कर सकते हैं एंजाइम, और जो बच्चे हैं सारे, वो सारे क्या हैं, आपके पॉलीफंक्शनल रिएजेंट है, और वहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, बस पॉलीफंक्शनल रिएजेंट से एंजाइम जो है क्रॉस लिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो एंजाइम है वो इस तरीके के 3D सपोर्ट के साथ क्रॉस लिंक्ड हो जाता है, ठीक है। और जो पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका ग्लूटाराल्डिहाइड है, आपका जैसे डाईअमीनो ग्लूटाराल्डिहाइड, डाईअमीनोबेंजीडीन, हेक्सामेथाइलिन डाईआइसोसाइनेट, ठीक है, डाईआइसोसाइनेट, ठीक है, टोलुइन डाईआइसोथायोसाइनेट, ठीक। तो ये जो इस तरीके के आपके मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स यूज़ होते हैं। इसकी जो एडवांटेजेस हैं, ये जो मेथड है ये एक तो सिंपल है, इसके अलावा इनर्ट सपोर्ट मटेरियल का खर्चा बच जाता है, ठीक है, एंजाइम का लीकेज बहुत कम होता है, और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो डिसएडवांटेजेस होता है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि कई बार जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसमें ये चांसेस हो जाते हैं कि एंजाइम का मॉडिफिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स का कन्फर्मेशन चेंजेस, यानी कि एंजाइम का 3D स्ट्रक्चर बदलने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं, और इसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस, यानी कि एंजाइम कई बार क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस में डीनेचर भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा एंजाइम इमोबिलाइजेशन है, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे, और होप सो कि हम बहुत कम ड्यूरेशन में आपका सिलेबस बाइंड अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप तब तक बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।